हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तराखंड का बजट 2023-24 की कंप्लीट जानकारी एक वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी कर दिया करो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का बजट 2023-24 जो 15 मार्च 2023 को गैरसैंण चमोली में पारित किया गया, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में 77,407.08 करोड़ रुपए का कुल बजट था, जो पिछले वर्ष से 18.05% अधिक था। पिछले वर्ष 65,000 कुछ करोड़ रुपए का बजट था। इसमें जो है राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व खाता, पूंजीगत खाता जो है, इसके बारे में आपको मैं आज बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ज़रूर पता होनी चाहिए। तभी हमें पता चलेगा राजस्व प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो वीडियो को थोड़ा रोक के हम थोड़ा इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम बजट के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बजट से पहले आपको थोड़ी सी ये जानकारी होनी चाहिए, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। बजट जो है, राज्य का बजट जो है वो अनुच्छेद 202 में बताया गया है। राज्य का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वो वित्तीय वर्ष होता है। ये भी याद रखना है आपको। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। उसके लिए जो है सरकार बजट पारित करती है इस वित्तीय वर्ष के लिए। तो ये आर्टिकल 202 में बताया गया है। अब बजट के कुछ प्रकार होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार हैं, जैसे शून्य आधारित बजटिंग। 1970 से ये प्रारंभ हुआ, 1986 से इसको लागू किया गया। सार्वजनिक व्ययों में कमी लाने हेतु इस अवधारणा को लाया गया। शून्य आधारित बजटिंग मतलब जो सार्वजनिक व्यय हैं उनमें कमी करने के लिए। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बजट है, जेंडर बजट, क्योंकि ये उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के बजट में भी इंक्लूड है ये। तो इसको देख लेते हैं। भारत में 2005-06 में ये लाया गया था बजट के साथ, तथा उत्तराखंड में 2007-08 में इसको बजट के साथ पारित किया गया था। इसमें होता क्या है, जो संसाधन और कार्य हैं उनका आवंटन जो है वो जेंडर के आधार पर किया जाता है। जैसे महिलाओं को जो है संसाधन और उनके कार्यों के लिए जो है अलग से बजट पारित किया जाता है, कि उनके जो संबंधित योजनाएं हैं उनके लिए अलग से बजट में प्रावधान किया जाता है। तो उसे जेंडर बजट कहते हैं। 2007 से 2007-08 के बजट में उत्तराखंड में ये शुरू किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, राजस्व प्राप्ति क्या होती है। राजस्व प्राप्ति वो होती है जो ऐसी प्राप्ति जिनसे जो है सरकार के ऊपर कोई देनदारी नहीं होती, उन्हें उनसे परिसंपत्ति में भी गिरावट नहीं होती। तो इनसे जो है परिसंपत्ति में भी गिरावट नहीं होती। ये चीज़ें बहुत आपको आती भी होंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये नहीं आती होंगी। तो इसलिए इन चीज़ों को रट्टा मारने से एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इन चीज़ों को बजट के अंतर्गत समझा रहा हूँ। बहुत कम समय में इसको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को देखते रहें। तो ऐसी प्राप्ति जिनके ऊपर सरकार की कोई देनदारी नहीं होती, वो उनसे परिसंपत्ति में भी गिरावट नहीं होती। उसमें क्या आता है, उसमें कर संरचना आती है। कर संरचना में क्या आता है, एक में तो कर संरचना में तुम्हारा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर हो गए। अगर गैर कर राजस्व की बात करें तो उसमें जो आता है, जैसे मुद्रा को छापने और डाक टिकट के रूप में जो सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, उसे गैर कर राजस्व कहते हैं। तो एक कर राजस्व हो गया जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर आ गए, और दूसरा हो गया गैर कर राजस्व जिसमें कर तो नहीं होते लेकिन फिर भी राजस्व प्राप्त होता है। तो वो होती है हमारी राजस्व प्राप्ति। उनमें जो है परिसंपत्ति में गिरावट नहीं होती। अब अगला है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति वे प्राप्ति होती हैं जो परिसंपत्ति का विक्रय करके सरकार पैसा अर्जित करती है। तो उनसे परिसंपत्ति में सरकार की कमी आती है, तो उसे पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। इसके लिए भी थोड़ा बता देता हूँ एग्जाम्पल। पूंजीगत प्राप्ति में जो है पेंशन फंड जमा, विदेशी ऋण एवं जो सहायता होती है उनसे प्राप्त ऋण वसूली, अगर किसी को ऋण दिया हो उससे जो ब्याज प्राप्त होता है वो ऋण वसूली। तो ये सारी चीज़ें पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आती हैं। तो इन्हीं के ऊपर आधारित राजस्व बजट होता है, कि राजस्व प्राप्ति कितनी है और पूंजीगत प्राप्ति कितनी है। और जो व्यय होता है वो भी इसी को आधार मान के किया जाता है, कि राजस्व व्यय कितना है और पूंजीगत व्यय कितना है। तो इसको भी अभी देखेंगे। थोड़ा सा और डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कर वो होता है वह कर जिस व्यक्ति पर वह आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाता है। तो प्रत्यक्ष कर में क्या होता है, व्यक्ति की जो आय होती है, उसकी जो संपत्ति है और उसकी जो पूंजी है, उस पर जो कर वसूला जाता है, तो उसी जिस व्यक्ति की वो है संपत्ति, पूंजी, आय, वो उसी व्यक्ति से वसूला जाता है। तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है
जिनका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है। मतलब कराघात कोई और है, करापात कोई और है। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे सीमा शुल्क है, सेवा कर है, उत्पाद शुल्क है, तो ये जो है वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। जैसे सीमा है, सीमा पे जो है कर लगने की वजह से वो किसी और व्यक्ति पर उस कर का प्रभाव पड़ता है, तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। वैट जो होता है, वैल्यू एडिड टैक्स, जो है एक अप्रत्यक्ष कर है तथा बिक्री के प्रत्येक चरण पर लगता है। मूल रूप से ये राज्य का विषय है। उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2005 से इसको लागू किया गया था। इसको प्रतिस्थापित करके जो है जीएसटी लाया गया है। जीएसटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो केंद्रीय एवं राज्य कर की 17 और 22 प्रकार के उपकरों को समाहित करता है। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया। इसने वैट को प्रतिस्थापित किया। यह वस्तु के सिर्फ अंतिम चरण पर लगता है, जबकि वैट जो होता है वो प्रत्येक चरण पर लगता है। 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा 366 के 12 ए जोड़ा गया, 246 ए, 269 ए, 279 ए भी इसमें जोड़े गए। सहकारी संघवाद को यह बढ़ावा देता है। सहकारी संघवाद जो है जिसमें केंद्र और राज्यों की जो भागीदारी को बढ़ाता है, जैसे अभी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी, वो भी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। मतलब राज्यों की हिस्सेदारी भी उसमें का अच्छा उदाहरण है कि राज्यों की हिस्सेदारी भी उसमें बढ़े। जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो जीएसटी का अध्यक्ष होता है, 4 प्रकार की दरें हैं इसमें, 5, 12, 18, 28। वित्त आयोग की बात देख लेते हैं। वित्त आयोग का भी क्यों इंपॉर्टेंट रोल है। जो हमें केंद्र सरकार से बजट में सहायता प्राप्त होती है, तो जो जीएसटी है उसको किस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में वित्त आयोग बांटता है, उसकी संस्तुति वित्त आयोग करता है। अनुच्छेद 280 में इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसका गठन करेगा। उसी प्रकार से राज्य में भी प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्यपाल एक वित्तीय आयोग का गठन करेगा। 243 के आई में जो है इसका वर्णन है राज्य वित्तीय आयोग का। और केंद्र में वित्तीय आयोग का जो है राष्ट्रपति द्वारा इसको 5 वर्ष के बाद गठित किया जाता है। 15वें वित्तीय आयोग जो है वर्तमान में चल रहा है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक। इसके अध्यक्ष जो है वो NK सिंह हैं। इसका कार्य क्या होता है, प्रमुख जो कर होता है हमारा केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार बांटना है, उसकी संस्तुति करना जो है वित्त आयोग का कार्य है। जो 15वें वित्त आयोग के अनुसार जो है राज्यों को 42% की जगह 41% की हिस्सेदारी हो, यह 15 वित्त आयोग ने जो है सिफारिश की है। जबकि 14वें वित्त आयोग ने 32% से 42% करने की सिफारिश दी थी। 14वें वित्त आयोग के अनुसार ही 32 से 42 हुआ था, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने 42 की जगह 41 किया। और जो 1% है वो नवगठित जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनके विकास में लगाने के लिए कहा गया। तो ये 15वें वित्त आयोग की सिफारिश थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा वह घाटा होता है जब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय जो है वो हमारा राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति से अधिक हो। तो उधार छोड़कर कुल प्राप्ति, इसमें हम राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में जो है उधार को छोड़ देते हैं। अगर व्यय में से प्राप्ति जब घटाया जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। वित्त आयोग ने एक संस्तुति और भी की थी कि केंद्रीय करों में 40% तक राज्य की जो है वृद्धि की जाए राज्यों के विकास के लिए। और स्थानीय निकाय पर भी उसने बहुत जोर दिया और 55% की जो वृद्धि है उसको बढ़ाने के लिए कहा गया। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन थी। अब इसके बाद देख लेते हैं हम उत्तराखंड राज्य का जो बजट है, उसमें आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो ये हमारा राजस्व प्राप्ति जो हमें 57,057 करोड़ रुपए जो है हमें राजस्व प्राप्ति हुई है। जबकि पूंजीगत प्राप्ति जो है वो 19,535 करोड़ रुपए हुई है। राजस्व प्राप्ति जिस पे सरकार की कोई देनदारी नहीं होती, जबकि पूंजीगत प्राप्ति जो है अपनी परिसंपत्ति बेच के उस धन को अर्जित करती है सरकार। तो कुल प्राप्ति जो है हमें 76,592 रुपये हुई है। जबकि व्यय की बात करें तो राजस्व खाते पर जो है 52,747 का व्यय होगा, पूंजी खाते पर 24,659 रुपये का व्यय होगा। तो कुल बजट हमारा बैठता है 77,407 करोड़ का। तो अब बात करते हैं राजकोषीय धारा, राजकोषीय घाटा 9,046 करोड़ रुपए का अनुमान है। इस वित्तीय वर्ष में जो है राजकोषीय घाटा जो है 9,046 करोड़ का अनुमान है, जो जीडीपी का 2.72% है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, नोट करते चलें। अब रुपया आता कहाँ से है, रुपया जाता कहाँ है, ये भी देख लेते हैं। स्वयं का जो कर राजस्व होता है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर आते हैं,
उस वो 25.89%। करेत्तर राजस्व जो है, जो मैंने बताया था डाक टिकट जो वैसे छाप उप के जो पैसे होते हैं वो करेत्तर राजस्व में हो गए 6.17%। केंद्रीय करों में राज्यांश जो वित्त आयोग सिफारिश करता है जीएसटी में हमारी कि हम इतना पैसा दिया जाना चाहिए, वो राज्यांश हो गया 14.79%। केंद्रीय सहायता से अनुदान 27%। लोक लेखा 0.78%। ऋणों एवं अग्रिम की वसूली 0.10%। और लोक ऋण जो हो गया वो 25.21% हो गया। वेतन भत्ते की बात करें तो रुपया जाता कहाँ है, जो हमारा बजट है, वेतन भत्ते पर 24%, निवेश ऋण पर 15.23%, ब्याज लाभांश पे 7.96%, वृहत और लघु निर्माण कार्य पर 10.55%, अन्य कार्य पर अन्य व्यय पर 25.23% और पेंशन अनुतोषित पर 9.81%। तो ये हमारा डाटा था कि रुपया आता कहाँ से और रुपया जाता कहाँ है। यहाँ से हमें राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति होती है, यहाँ पे हमारा राजस्व और पूंजीगत व्यय होता है। अब देख लें थोड़ा सा। 15 मार्च 2023 को वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 77,403 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह भराड़ीसैंण विधानसभा भवन, जो उत्तराखंड का द्वितीय विधानसभा भवन है, गैरसैंण चमोली में पेश हुआ। गैरसैंण में पहला बजट 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेश किया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गैरसैंण में पहला बजट किसने पेश किया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2018 में। जो मुख्यमंत्री थे उस समय वही वित्त मंत्री थे। प्रथम बजट जो है राज्य का 3 मई 2001 को रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रथम बजट जो है राज्य का रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था। आगे देखते हैं बजट की विशेषता क्या है, यहाँ से प्रश्न आने के चांसेज हैं। जैसे केंद्र सरकार का जो बजट था वो सप्तऋषि की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सप्त किरण के रूप में जो है पेश किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सातों आपको याद करने हैं। मानव पूंजी निवेश, समग्र कल्याण, स्वास्थ्य सेवा सुलभता, पूंजीगत खर्च, सुलभ आवागमन, प्रौद्योगिकी पर जोर और इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी। तो ये सातों आपको फैक्ट याद रखने हैं, पूछा सकता है इनमें कौन सा नहीं है। तो एक एक देख लेते हैं। मानव पूंजी निवेश जो है वो पोषण, शिक्षा, ट्रेनिंग के लिए अनुकूल माहौल बनाना। समग्र कल्याण, अंतिम व्यक्ति को समावेशी विकास में शामिल करना। अंतिम व्यक्ति तक मतलब विकास पहुंचना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा सुलभता, सुलभ और सस्ते इलाज की बात कही गई है। पूंजीगत खर्च जो है भविष्य को ध्यान में रख के पूंजी व्यय को कम करना है। सुलभ आवागमन, जिसमें सड़क, रोपवे, मेट्रो, रेल, एयर कनेक्टिविटी का प्रबंध करना, जिससे आवागमन को सुलभ बनाया जा सके। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी पर जोर देना, नई तकनीकों को बढ़ावा देना। इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी, मतलब प्रकृति के साथ हमें मिलकर विकास करना है कि प्रकृति को कोई नुकसान ना हो और उससे हमें उसी प्रकार से हमें विकास करना है। इसे धारणीय विकास भी हम कहते हैं और स्थायी विकास भी कहा जाता है। अब इसमें जो है बजट में क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार बजट पेश किया गया है इसमें, मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ इसमें व्यय की बात कही गई है, वो है पूंजीगत व्यय का 0.5% जो है इसमें जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस पर कंट्रोल करने के लिए पूंजीगत व्यय का 0.5% रखा गया है। जेंडर बजट में बढ़ोतरी, मैंने बता दिया जेंडर बजट जो है वो 2007-8 में पहली बार उत्तराखंड सरकार में पेश किया गया था। जेंडर बजट मतलब जो महिलाओं के लिए अलग से कुछ योजनाएं होती हैं उनके लिए जो बजट पेश किया जाता है। 13,920 करोड़ रुपये इस बार 2023-24 के बजट में रखे गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 1,377 करोड़ से बहुत ज़्यादा हैं। अब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे G20 बैठकों के लिए 100 करोड़ रुपये, जोशीमठ आपदा के लिए जो है वो 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान जो है वो उसके लिए 813.13 करोड़ का। 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य कितने कब तक का है, तो 2025 तक। इसकी एक थीम टाइप की है ये, उत्तराखंड @2025। आगे देखते हैं प्रमुख विभागों का बजट की बात करें तो शिक्षा, खेल और युवा कल्याण के लिए 10,459 करोड़। पेयजल, आवास, नगर विकास के लिए 2,525 करोड़। कृषि के लिए 1,294 करोड़। श्रम एवं रोजगार 552 करोड़। ग्राम्य विकास 3,272। सिंचाई 1,443 करोड़। ऊर्जा 1,251 करोड़। लोक निर्माण विभाग जो हो गया 2,791 करोड़। उद्योग के लिए 461। परिवहन 453। पर्यटन 302 करोड़। पशुपालन 617। औद्योगिक विकास 815 और स्वास्थ्य में 4,217 करोड़ रुपए का बजट ये जो है विभाग 22 जो है डिवाइड किया गया है। अब कुछ और चीज़ें हैं जिनके लिए बजट पास हुआ है वो इम्पोर्टेंट है।
मनरेगा के लिए 521 करोड़ रुपए का, अटल आयुष्मान योजना 400 करोड़। युवाओं के लिए क्या क्या है, सीएम स्वरोजगार योजना 40 करोड़, साइकिल योजना जो बालिकाओं को दी जाएगी 15 करोड़, एससी छात्रों के लिए 25.62 करोड़, एसटी छात्रों के लिए 11.69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिलाओं की बात करें तो समाज कल्याण बाल कल्याण के लिए 2850 करोड़, नंदा गौरा योजना के लिए 282 करोड़, सीएम महालक्ष्मी योजना 1905 करोड़, निराश्रित विधवा पेंशन के लिए 250 करोड़। जो कुछ अन्य योजनाएं हैं, पीएम श्री योजना जिसके तहत स्कूलों को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है 92 करोड़, सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना जिसके तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी 11 करोड़, पीएम आवास योजना में उत्तराखंड का स्थान तीसरा है, इसके लिए 319 करोड़, जिसके तहत जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है घर बनाए जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान 227 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना 201 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 777 करोड़ और 6 एरोमा वैली बनाई जाएंगी, 50,000 पॉली हाउस बनाए जाएंगे। अगर नगर निकाय की बात करें तो 12 नए नगर निकाय बने हैं अभी, उनके लिए 10-10 करोड़ रुपए का 10-10 करोड़ रुपए जो है उनके विकास के लिए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बने हैं। जैसे अभी श्रीनगर एक नगर निगम भी बना था 2017 में, ऋषिकेश कोटद्वार जो है नगर निगम बने थे, तो 10-10 करोड़ रुपए उनके लिए। बद्रीनाथ गंगोत्री और केदारनाथ के लिए 2-2 करोड़, जिला पंचायतों को 245 करोड़, क्षेत्र के लिए क्षेत्र पंचायतों के लिए 114 करोड़, ग्राम पंचायतों के लिए 295 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब देख लेते हैं उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 है, जो अभी ये विधानसभा में इसमें संशोधन भी हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कब आया था, 27 अक्टूबर 2005 को आया था। 2016 में भी इसमें संशोधन हुआ था। इसका जो मुख्य कार्य है, इस बजट के माध्यम इसके अधिनियम के माध्यम से जो है राजकोष से जो घाटा है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है कि जो हमारा लक्ष्य है उसको हम, अगर कोई आपदा प्रभावित चीज़ है तो उसके बाद ही हम उसको पार करेंगे, नहीं तो हम उसको पार नहीं करेंगे। तो ये उत्तराखंड राजकोष से उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था, जबकि केंद्र में ये 2003 में आया था। राज्य पर कर्ज की बात करें तो 31 मार्च 2023 तक राज्य पर 68,844 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो 2024 तक राज्य बजट के बराबर होने की उम्मीद है। 77-78 हज़ार करोड़ रुपए तक का कर्ज उत्तराखंड पर हो जाएगा, जो बहुत ही मतलब गलत बात है। ये बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाएगा, इससे हमारे संसाधनों में जो कमी आएगी और जो हमारा उत्तराखंड का विकास है उसमें कमी आएगी। उत्तराखंड में भी 12 विधेयक पास कर दिए गए हैं, जिस पर कुछ सरकार अध्यादेश भी लाई थी। जैसे नकल विरोधी कानून है, वो अध्यादेश के माध्यम से आए थे, तो वो अब विधानसभा में पास भी कर दिए गए हैं। तो ये हमारा जो है उत्तराखंड का बजट था। और उत्तराखंड का जो आर्थिक बजट था वो भी, उस पर भी मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उत्तराखंड करंट अफेयर जो है 15 मार्च तक अपडेट, बहुत जल्दी उस पर वीडियो आएगी। 7 मार्च तक अपडेट की वीडियो है इसमें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और जितने भी हमारे चैनल पर वीडियोस हैं उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।